हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सिविल फंडामेंटल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि हमने हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर डिटेल में कवर कर रखा है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के साथ कि जितने आज तक किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। वहां पर हमने सिर्फ एक्सियल फोर्स की बात करी थी और किसी फोर्स की बात नहीं करी। और एक्सियल फोर्स एक तरह की नॉर्मल फोर्स होती है। वहां पर हमने 3 से 4 टाइप में कवर करी थी चीजों को और हर टाइप पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी थी। क्लियर है पार्टी वाला। यहाँ पर आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। और ये चैप्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस सारी आरसीसी और सारी स्टील स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग में यूज होगी। क्योंकि जब भी आप आरसीसी में बीम या कॉलम या कोई भी स्लैब या सेक्शन डिजाइन करोगे या स्टील स्ट्रक्चर में कोई भी चीज डिजाइन करोगे तो वहां पर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट की रिक्वायरमेंट हमेशा पड़ेगी। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी सेक्शन पर जब लोड लगता है तो उसकी वजह से एक shear फोर्स नाम की चीज आती है और एक बेंडिंग मोमेंट नाम की चीज आती है जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता। तो इस चैप्टर में हमें उसी के बारे में पढ़ना है। तो इसकी फर्स्ट टाइप जो है वो बहुत बेसिक टाइप है। इसमें हम टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी तरह के लोड होते हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर बीम्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बेंडिंग मोमेंट सिर्फ बीम के अंदर ही आती है। फिर हम पढ़ेंगे बेंडिंग मोमेंट और shear फोर्स है क्या और इसका वेरिएशन कैसा होता है विद रिस्पेक्ट टू लोडिंग। अलग लोड की वजह से हर स्ट्रक्चर अलग तरह बिहेव करता है। ये पार्टी वाला। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर हाथ में 50 किलो लोड उठाओ और कोई पहलवान 50 किलो लोड उठाए तो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर उस 50 किलो लोड के कॉरस्पॉन्डिंग बिहेव अलग अलग तरह करेंगे। हो सकता है वो 10-12 घंटे उठा ले, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो और आप 5-7 मिनट में ही खुश हो जाओ। ये पार्टी वाला। लोड की वजह से इसी स्ट्रक्चर पर किस तरह के बिहेवियर डेवलप होते हैं, उसमें दो बिहेवियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है shear फोर्स और दूसरा होता है बेंडिंग मोमेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी टाइप 1 shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो इसमें सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ लोड के बारे में पढ़ना है कि लोड कितनी तरह के होते हैं। लोड 3 से 4 तरह के हो सकते हैं जनरल कंडीशन के अंदर हमारे क्वेश्चंस में जो पूछे जाते हैं। So, a beam may be subjected to various types of loads as follows. तो सबसे पहला लोड होता है पॉइंट लोड या इसे कंसंट्रेटेड लोड भी बोला जाता है। ये लोड एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट करता है चाहे स्ट्रक्चर कैसा भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके कमरे में कुर्सी रखी हुई है, अब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट कर रही है। क्लियर है पार्टी वाला। बट आपके पूरे फ्लोर पर एक गद्दा बिछा हुआ है, एक मैट बिछा हुआ है, तो उस मैट का लोड पॉइंट लोड की तरह एक्ट नहीं करेगा, वो तो पूरे एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉइंट लोड का मतलब होता है एक स्मॉल एरिया पर अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लोड रखा हुआ है तो उसे पॉइंट लोड भी बोला जा सकता है या कंसंट्रेटेड लोड भी बोला जा सकता है। क्लियर है। इसकी एक स्पेसिफिकेशन होती है। वो क्या स्पेसिफिकेशन होती है कि इस लोड की जो लेंथ होती है ना, वो लेंथ ऑफ मेंबर के कंपैरेटिवली, मान लो कि ये लेंथ ऑफ मेंबर है, तो लेंथ ऑफ मेंबर के कंपैरेटिवली जो लोड की लेंथ है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है तो ऐसे टाइप ऑफ लोड को बोला जाता है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड या इसे कंसंट्रेटेड लोड भी बोल दिया जाता है। क्लियर है पार्टी वाला, समझ में आया। सो लोड एक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट या तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाई करे और डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्मॉल एरिया, एक स्मॉल एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो एज कंपेयर टू इट्स लेंथ या एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द मेंबर। दोनों ही पॉइंट क्लियर है जो हमने कवर करे हैं अभी। क्लियर है पार्टी वाला। चलिए दूसरे टाइप ऑफ लोड पर बढ़ते हैं। अब ये लोड मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था
अगर एक पूरे फ्लोर पर एक मैट बिछा हुआ है, तो उस मैट का जो भी लोड होगा, वो पूरे एरिया पर यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बट वहीं पर एक फ्लोर पे आप खड़े हुए हो, आप तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हुए हो, तो आप एक्ट करोगे एज़ अ पॉइंट लोड। बट वो मैट इस फ्लोर पे एक्ट किस तरह करेगा? वो करेगा यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो सेकंड टाइप ऑफ लोड होता है हमारा यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो अगर मेरे बीम की लेंथ एल है, क्लियर है? तो लोड अगर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर वो पूरी लेंथ पर सेम मैग्नीट्यूड से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे कि हर जगह पर W किलोन्यूटन पर मीटर, जैसे आपने मैट बिछा दिया था फ्लोर पर अभी, एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने देखा था। So a load which spread uniformly over the beam in such a way that at each and every unit length magnitude of the load is same, मतलब जितना लोड लग रहा है जितनी दूरी पर, उतनी दूरी लेंथ भी होगी। अगर L लेंथ है बीम की, तो L लेंथ पर ही लोड लग रहा होगा। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की एक खास बात है। वो खास बात क्या है कि ऑल द लोड या इसका मैग्नीट्यूड इज कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड एट सेंटर। सेंटर है सेंट्रोइड। अब ये लोड किस तरह का है, ध्यान से समझो। ये लोड इस तरह का है, तो ये तो एक रेक्टेंगल बन गया। अगर ओवरऑल लेंथ इसकी एल है, तो रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहां पर लाई करता है? उसके सेंटर पर। तो सारा का सारा लोड कितने पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? L/2 और L/2 पर। क्योंकि रेक्टेंगल का सेंट्रोइड सेंटर पर ही होता है, इसलिए L/2 पर लाई करेगा। तो ऐसा माना जाता है कि ये सारा का सारा लोड जो कंसंट्रेटेड है ना, वो यहाँ से L/2 पर है और यहाँ से भी L/2 पर है। क्लियर है पार्ट ए वाला? तीसरा टाइप ऑफ लोड देखते हैं। ठीक है, अब ये लोड तो डायरेक्टली लग रहे हैं स्ट्रक्चर पर, समझ गए इस पार्ट को? ये लोड तो डायरेक्टली लग रहे हैं। अब अगला लोड होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब लोड वेरी कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, इंक्रीजिंग वे में या डिक्रीजिंग वे में। मतलब अभी ये लोड की जो अरेंजमेंट बनेगी वो ट्रायंगुलर फॉर्म में बनेगी। इस तरह भी हो सकता है जो फर्स्ट केस है, और जो हमारा सेकंड केस है उस तरह भी हो सकता है। क्लियर है पार्ट ए वाला? अब जो फर्स्ट केस है वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है, तो सारा का सारा लोड जो कंसंट्रेटेड होगा, एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहाँ पर होता है? एज से होता है 2L/3 पर, और जो हाइट होती है उससे होता है L/3 पर। अगर ये टोटल लेंथ L है तो। क्लियर है पार्ट ए वाला? तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है? अ लोड विच स्प्रेड नॉन यूनिफॉर्मली over the beam in such a way that intensity of load uniformly vary at each unit length। देखो, लोड तो वेरी कर रहा है, पर हर यूनिट लेंथ पर ना जो इंक्रीज हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से हो रहा है, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन बनी है। क्लियर है पार्ट ये वाला? तो तीन तरह के जनरल लोड होते हैं जो हम जनरली एग्जाम के अंदर देखते हैं। ठीक है, कभी कभी एक लोड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक भी लगता है। मान लेता हूं कि ये लेंथ एल है, ठीक है, तो ये लोड लग रहा है पी। तो इस सी पॉइंट पर एक मूवमेंट जनरेट होगा। मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पी लोड इस बार को खींचेगा, खींचेगा तो रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो एक मूवमेंट डेवलप होगा जिसे हम बोलते हैं पी इंटू एल।
अगर किसी बीम पर इस तरह का मूवमेंट लग रहा है तो इसे बोला जाता है कपल। ये भी एक लोड की वजह से ही आया है। क्लियर है? इसके और भी केसेस हम अभी आगे चल करके देखेंगे। तो व्हेन अ लोड एक्टिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द बीम, ये रहा वो डिस्टेंस L, देन द लोड कन्वर्टेड इनटू अ कपल। क्लियर है पार्टी वाला? तो ये चार तरह के लोड थे जो हमने पढ़े। तो अब तक हमें लोड कौन कौन से पता चले? एक तो हमें पता चला पॉइंट लोड, या इसे कंसंट्रेटेड लोड भी बोल देते थे। दूसरा था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तीसरा था यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और चौथा लोड कपल ड्यू टू कपल ड्यू टू लोडिंग। लोडिंग की वजह से कोई कपल भी जनरेट होगा, तो एक तरह का मूवमेंट भी आ जाता है। तो ये चार तरह से बीम पे कोई चीज लग सकती है। ठीक है? अब बीम होते क्या है? सबसे पहले तो बीम को क्लासिफाई करने से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा जो मैंने ये सपोर्ट लगा रखे हैं 1 और 2 वाले, ये है क्या एक्चुअल में। क्लियर है पार्टी वाला? तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा सपोर्ट कितने तरह के होते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट ही डिसाइड करता है। आपने कॉलेजेस में देखा होगा कि हम इस बीम को फिक्स बीम क्यों बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सपोर्ट जो है वो फिक्स है, इसलिए इसे फिक्स बीम बोल दिया गया। तो इसका मतलब बीम कैसा होगा ये इस चीज पर निर्भर करेगा कि सपोर्ट कंडीशन किस तरह की है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स देखते हैं, कितने तरह के सपोर्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला सपोर्ट होता है बिल्ट इन और फिक्स सपोर्ट, दोनों का मतलब एक ही है। या तो मैं बिल्ट इन बोल लूं, कभी कभी आपको बोलेगा एक बिल्ट इन बीम है, तो बिल्ट इन बीम का मतलब वो फिक्स बीम है भाई। ठीक है? अब इन सपोर्ट्स पर कोई ना कोई रिएक्शंस होती है, और रिएक्शंस का मतलब समझो बहुत ध्यान से। किसी भी बीम पर या किसी भी स्ट्रक्चर पर अगर कोई ना कोई लोड लग रहा है तो उसे रेजिस्ट करने के लिए कोई ना कोई चीज तो होगी ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस टाइप का बीम बना दूं और इस पर कोई भी लोड लगा दूं, और ऐसे कोई एंड सपोर्ट्स होंगे, तो इसका मतलब घर के बीम भी तो होते हैं, तो जो लोड लग रहा है वो इन दोनों सपोर्ट्स को ही रेजिस्ट करना पड़ेगा। अगर ये दोनों सपोर्ट उस चीज को रेजिस्ट नहीं कर पाए तो ये बीम तो फेल कर जाएगा या क्रैक कर जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। एक ही बात है। ठीक है? तो पॉइंट इज दैट रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसी फोर्सेस जो उस मेंबर में एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट करने के लिए जनरेट होती है। अगर ये नहीं होगी तो स्ट्रक्चर रेस्ट पोजीशन पर या स्टैटिक पोजीशन पर नहीं रहेगा। एग्जांपल की फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहला है फिक्स सपोर्ट। इफ अ सपोर्ट is restrained completely from movement of the beam both with respect to position and rotation। डायरेक्शन बोल लूं या रोटेशन बोल लूं, एक ही बात है। अब मान लो इस बीम में एक ही सपोर्ट है और आपने क्या करा, बहुत सारे लोड लगा दिए इस तरह से। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल लोड भी लगा दिया। अब क्या होगा, इस वर्टिकल लोड को अगर ये सपोर्ट रेजिस्ट नहीं कर पाया तो स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगी जो लोड को रेजिस्ट करेगी, क्योंकि फिक्स बीम या फिक्स सपोर्ट ऐसे नीचे तो गिरते नहीं है। तो इसमें एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप हो रही है जो एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट कर रही है। सेम एज इट इज, जो फिक्स चीज होती है वो मूव नहीं करती हॉरिजॉन्टली भी। इसका मतलब उस पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी लग रहा होगा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स को रेजिस्ट करेगा। और लोड की वजह से जो भी रोटेशन होगा
वो कुछ इस तरह का होगा। उसे रजिस्ट करने के लिए मुझे एक अपोजिट मूवमेंट लगाना पड़ेगा जो कि इसके अंदर रेजिस्टेंस की फॉर्म में डेवलप होगा। तो ये वो मूवमेंट है जो इसके अंदर डेवलप होता है, तो किसी भी मेंबर के अंदर रोटेशन को रोकता है। तो एक फिक्स बीम में रेस्ट पोजीशन पर रहने के लिए 3 तरह की रिएक्शंस या रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है। क्योंकि फिक्स बीम कहीं पर भी मूव नहीं कर सकता, तो ना ही वो वर्टिकल मूव करेगा, ना ही हॉरिजॉन्टल और ना ही रोटेट करेगा। मतलब उसके पास वर्टिकल लोड को रोकने के लिए भी रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि मूव तो कर नहीं रहा। हॉरिजॉन्टल को रोकने के लिए भी और मूवमेंट को रोकने के लिए भी। इसलिए बोला जाता है कि अ फिक्स सपोर्ट हैज़ 3 अननोन रिएक्शंस और दिस बीम हैज़ रेजिस्टेंस अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट और रोटेशन से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्लियर है पार्ट ए वाला? ये इंपॉर्टेंट है कि इसके पास 3 अननोन रिएक्शंस होती हैं। ये ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्लियर है? अब तक मुझे बीम वीम के बारे में नहीं पता। अब तक तो मैं सिर्फ सपोर्ट देख रहा हूँ। सेकंड सपोर्ट होता है हिंज सपोर्ट। हिंज बोल लो या पिन बोल लो। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है आपके घरों के दरवाजे, जिसमें एंड पर एक हिंज लगा होता है। क्लियर है? जो कि कनेक्टेड होता है चौखट से या दीवार से, इसी तरह से भी। तो जब भी आप किसी दरवाजे को खोलते हो तो उसके अंदर रोटेशन तो इजीली हो जाती है ना। किसी भी दरवाजे को पकड़ के खींच के देखना, रोटेशन इजीली हो जाएगी, तभी तो आप एंट्री कर पाते हो। पर क्या उस दरवाजे को आप वर्टिकली मूव कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। उस दरवाजे को हॉरिजॉन्टली बाहर निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। इसका मतलब उस डोर के पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजिस्टेंस है, या मैं स्पेसिफिकली बोलूं उस दरवाजे के पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शंस हैं, बट रोटेशन को नहीं रोक सकता वो। इसीलिए एक हिंज सपोर्ट के अंदर लोड लगने पर, अगर मैं लोड लगा दूं तो यहां पर एक स्लोप डेवलप हो जाता है जिसे हम बोलते हैं थीटा। और स्लोप डेवलप हो गया इसका मतलब कोई रेजिस्टेंस आ ही नहीं, तभी तो वो इजीली मूव कर गया। इसलिए बोला जाता है हिंज सपोर्ट के पास 2 अननोन रिएक्शंस होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस। बेंडिंग मूवमेंट एक हिंज सपोर्ट पर हमेशा जीरो होता है, क्योंकि जब भी कोई मूवमेंट होगा उसी की वजह से रोटेशन आएगा। ठीक है? तो बेंडिंग रेजिस्टेंस हमेशा जीरो होता है। कोई भी रोटेशन डेवलप हो जाती है वहां पर लोड लगाते ही। इसका मतलब मूवमेंट की वजह से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, और रेजिस्टेंस नहीं है तो बेंडिंग मूवमेंट जो है वो हमेशा जीरो रहेगा उस पर। इन सपोर्ट पर बेंडिंग मूवमेंट हमेशा जीरो होता है। ठीक है? तीन ही चीज तो हम पढ़ रहे हैं, बेंडिंग मूवमेंट, वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये चीज तो पढ़ रहे हैं। अब हिंज सपोर्ट पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो एग्जिस्ट करते हैं, पर बेंडिंग मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके पास दो ही अननोन रिएक्शंस होती हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब इसी हिंज सपोर्ट पर जिस पर दो रिएक्शन थी, उस पर मैंने नीचे रोलर या टायर लगा दिए। अब टायर लगा दिए तो जैसे ही इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊंगा, ये आगे की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। बट अगर ऊपर की डायरेक्शन में लगाऊंगा तो क्या ये ऊपर मूव कर पाएगा क्या? ये ऊपर मूव नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर रेजिस्टेंस सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में ही डेवलप हो रहा है। इसीलिए रोलर सपोर्ट के पास एक ही अननोन रिएक्शन होती है। ठीक है? और फाइनल सपोर्ट है स्लाइडर। दुकानों के शटर्स देखे होंगे आपने। दुकानों के शटर्स कैसे होते हैं? इस तरह से होते हैं, और यहाँ पे लगे होते हैं इस तरह के स्लाइडर। आप खड़े होकर यहाँ पर इसे खींचते और ये ऊपर मूव कर जाता है। स्लाइडर ऊपर की तरफ मूव कर जाता है इजीली। इसका मतलब
ऊपर मूव करने पर उसे रोकने के लिए कोई रोकने वाला तो कोई होगा नहीं, मतलब कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, इसीलिए तो फ्रीली शटर ऊपर मूव कर जाते हैं शॉप्स के, दुकानों के। बट क्या वही शटर हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इसीलिए उस पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एक्ट करता है। क्या वो दुकानों के शटर जब आपने खोलते हुए देखे हो या खोले हो, वो रोटेट करते हैं क्या? नहीं। अगर वो रोटेट नहीं करते, उसको इसका मतलब मूवमेंट की वजह से भी उनके पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। बट अगर इसी स्लाइडर की मैं पोजीशन इस तरह से कर दूं, तो अब ये हॉरिजॉन्टली मूव करना शुरू कर देगा। अब इस पर कौन कौन से रेजिस्टेंस हो जाएंगे? वर्टिकल एंड मूवमेंट। क्लियर है पार्ट ए वाला? तो इसीलिए स्लाइडर पर दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। मूवमेंट तो होगी ही होगी, अब वर्टिकल रिएक्शन होगी या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी, ये इस चीज पर निर्भर करेगा कि आपका स्लाइडर किस तरह प्लेस करा गया है। क्लियर है पार्ट ए वाला? सो इट हैज अ सपोर्ट which provide resistance against rotation and one directional movement, इसलिए इसके पास दो रिएक्शन हो गई। क्लियर है पार्ट ए वाला? अब तक हमने टाइप्स ऑफ लोड पढ़े, हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ ली। अब ये सपोर्ट और लोड कहां पर लगेंगे? ये तो बीम के ऊपर लगेंगे। तो इसके जस्ट बाद हमें पढ़ना है कि हमारे बीम कितनी तरह के होते हैं, और बीम से ही पहले पढ़ना है कि ये जो अननोन रिएक्शन मैंने देखी है, जैसे कि इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और मूवमेंट अननोन है, ऊपर वाले में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अननोन थे, और पहले वाले में तीनों अननोन थे। मतलब ये रेजिस्टेंस थे जो मुझे निकालने हैं। मुझे तो यही पता करना है ना कि मेरे स्ट्रक्चर में कितना रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं इन्हें रिएक्शन बोल लूं या अननोन बोल लूं, एक ही बात है। क्लियर है पार्टी वाला? अब हम किसी भी स्ट्रक्चर को, क्योंकि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस का मतलब होता है फोर्सेस और मूवमेंट्स का कैलकुलेशन। ये तो इनिशियली बताया था मैंने जब चैप्टर स्टार्ट भी करवाया था, हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन नाम की एक चीज पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो ये बताए या ये जस्टिफाई करे कि मेरा स्ट्रक्चर रेस्ट पोजीशन पर है। रेस्ट पोजीशन पर कब होगा? वो तब होगा, फॉर एग्जांपल मैं किसी बीम पर लोड लगाता हूं। अब ना तो इसमें वर्टिकल मूवमेंट होनी चाहिए कोई भी, इसका मतलब वर्टिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए, ना ही इसमें कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होनी चाहिए, और ना ही इसमें कोई रोटेशन होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें नहीं हो रही, इसका मतलब इन तीनों की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप है। अगर ना ही किसी स्ट्रक्चर में वर्टिकल मूवमेंट हो रहा, ना ही हॉरिजॉन्टल हो रहा, और ना ही वो रोटेट कर रहा, तो क्या मैं ऐसे स्ट्रक्चर को बोल सकता हूं क्या कि ऐसा स्ट्रक्चर रेस्ट पोजीशन पर है? क्लियर है पार्टी वाला? तो किसी भी स्ट्रक्चर को रेस्ट में रहने के लिए उसमें नेट वर्टिकल फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब जितना ऊपर से फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे से लगना चाहिए। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब जितना लेफ्ट से फोर्स लग रहा है उतना ही राइट से लगना चाहिए। और नेट मूवमेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब अगर किसी में क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है घड़ी की तरह, तो उसके अपोजिट में एक रेजिस्टेंस और होना चाहिए जो कि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तब अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो नेट 0 आ जाएगा। समझ गए? तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहती है कि अगर किसी स्ट्रक्चर में ये तीनों के तीनों पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, तो मेरा स्ट्रक्चर रेस्ट पोजीशन पर रहेगा हमेशा। ठीक है? तो ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो डेफिनेशन वाइज क्या कहती है? दोज इक्वेशंस व्हिच ensures that the structure remains at rest state or
विच फॉलोज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसी इक्वेशंस को इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोला जाता है, और ये हमने यहाँ पर डिस्कस भी कर ली। क्लियर है? तो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि हम बीम की बात कर रहे हैं और बीम एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा होती है बाकी टू डायमेंशंस के। प्लेन स्ट्रक्चर होता है, तो एक प्लेन स्ट्रक्चर में या 2D स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती हैं? 3। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमने पढ़ी क्यों, उसका मतलब समझ में आया? किसी भी स्ट्रक्चर को रेस्ट पोजीशन पे रखने के लिए हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाई करवाते हैं, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई कर गई तो मेरा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, और स्ट्रक्चर स्टैटिक कंडीशन में रहेगा और उसमें कभी भी फेल नहीं होगा। चलिए, अब टाइप्स ऑफ लोड भी हो गए, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स भी हो गए, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी हो गई। क्लियर है? अब इसके बेसिस पर दो तरह से क्लासिफिकेशन हुई बीम्स की। एक क्लासिफिकेशन को बोला गया डिटर्मिनेट बीम, और डिटर्मिनेट बीम का जो एनालिसिस है, इसका जो एनालिसिस है वो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे सारा। और दूसरे बीम बताए गए इनडिटर्मिनेट बीम। अब इनका जो एनालिसिस है वो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर। स्ट्रक्चर एनालिसिस, क्लियर है पार्टी वाला? तो हमें अपनी स्ट्रेंथ, पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिर्फ इस पार्ट पर फोकस करना है, पर हमें पता तो होना चाहिए ना कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट होते क्या हैं। अब उससे पहले एक छोटा सा बेसिक चीज समझानी है आपको, आप समझ जाओ तो। अगर मैं इक्वेशन लिखूं 2x + 3y = 8, क्या आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? यहाँ से x y की वैल्यू निकल जाएगी क्या? निकल जाएगी तो बता देना, और उसे लगता है कि नहीं निकलेगी तो उसे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आप x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि मुझे एक प्रिंसिपल कहता है जितनी इक्वेशन मेरे पास हो या जितनी चीजें मुझे निकालनी हो, अगर मुझे 3 चीजें निकालनी है तो मेरे पास 3 इक्वेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 ही चीजें निकालनी है। क्लियर है पार्टी वाला? तो मतलब जितनी चीजें निकालनी है, अगर उतनी इक्वेशन हो तो मैं इजीली एनालिसिस कर सकता हूँ। सोच के देखो, यहाँ पर एक्स और वाई दो फोर्सेज होती और मुझे फोर्सेज निकालनी पड़ती, तब भी तो मुझे 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती। समझ गए? तो हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती हैं? 3। अगर मैं उन 3 इक्वेशन की हेल्प से किसी मेंबर में सारी फोर्सेस या मूवमेंट्स कैलकुलेट कर लूं, तो ऐसे बीम्स को बोला जाता है डिटर्मिनेट बीम। बट अगर किसी बीम के अंदर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से फोर्सेस या मूवमेंट्स कैलकुलेट नहीं कर पाऊं, तो ऐसे बीम्स को बोला जाएगा इनडिटर्मिनेट बीम। समझ में आया थोड़ा बहुत? चलिए आगे देखते हैं। अब डिटर्मिनेट बीम क्या कहता है? अ बीम इज सेड टू बी स्टैटिकली डिटर्मिनेट इफ इट कैन बी एनालाइज्ड बाय इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला बीम होता है फिक्स बीम। अब फिक्स बीम पर एक एंड तो फ्री है, तो यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो फिक्स्ड एंड है वहां पर मुझे वर्टिकल रिएक्शन भी कैलकुलेट करनी है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी कैलकुलेट करनी है, और एक मूवमेंट भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 रिएक्शंस होती थी। मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है? 3। और अननोन्स कितने हैं? 3। 3 ही अननोन है। कौन कौन से? V, H और M। और इक्वेशंस कितनी है? वो भी 3 ही है। समेशन ऑफ वर्टिकल फॉर 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फॉर 0,
और समेशन ऑफ मोमेंट 0। तो 3 चीजें निकालनी है, 3 चीजें इक्वेशन मेरे पास है। इसका मतलब मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि कैंटिलीवर बीम एक डिटर्मिनेट बीम है। क्लियर है? सेकंड पार्ट पर बढ़ते हैं। सेकंड इज सिंपली सपोर्टेड बीम। अब दो हिंज भी हो सकते हैं, पर यहां पर मैंने एक रोलर बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जो सपोर्ट ए है उस पर दो रिएक्शंस होंगी क्योंकि वो हिंज है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। पर दूसरी साइड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे रोलर लगा हुआ है और वो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, इसलिए इसके पास एक ही रिएक्शन होती है। ये तो हमने पढ़ा भी था। तो यहाँ पर भी अननोन्स कितने हो गए? 3 अननोन हो गए। एक, अगर मैं एक को V1 नाम दूं और दूसरे को V2, तो V1 और V2। इक्वेशन कितनी है मेरे पास? इक्वेशन है 3। तो इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसे बीम को बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में ही ओवरहैंग पार्ट आ जाए, मतलब एक्सटेंड कर दिया जाए उस बीम को, तो ऐसी सिचुएशन में भी इसे रोलर ही बना देते हैं। तो यहाँ पर कितनी रिएक्शन हुई? एक, और एक है हॉरिजॉन्टल 2, और एक है यहाँ पर वर्टिकल। तो टोटल रिएक्शन अननोन्स कितने हो गए मेरे पास? यहाँ पर अननोन हो गए 3, और इक्वेशन कितनी है? वो भी 3 ही है। तो इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो 3 बीम जो ये बनाए गए हैं फिक्स, सिंपली सपोर्टेड या ओवर हैंगिंग, ये तीनों के तीनों बीम कैसे बीम कंसीडर करे जाते हैं? ये तीनों के तीनों डिटर्मिनेट बीम है। क्यों? क्योंकि इन तीनों बीमों को मैं सॉल्व कर सकता हूँ इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से। क्लियर है पार्ट ए वाला? तो एंड पोर्शन एक्सटेंडेड इन फॉर्म ऑफ कैंटिलीवर, ये कैंटिलीवर की फॉर्म में तो ये आ गया ये एंड पोर्शन, बियॉन्ड द सपोर्ट नॉन एज ओवरहैंग। ये दोनों साइड भी हो सकता है और एक साइड भी हो सकता है। समझ में आया बेसिक फंडा? अब अगले बीम्स को बोल, हमें जो एनालिसिस करना है ना अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वो सब डिटर्मिनेट बीम ही करने हैं, पर हमें इनडिटर्मिनेट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि कहीं आगे पीछे से कहीं से क्वेश्चन आ गए तो हम अटेम्प्ट तो कर पाए ना। तो उसे ध्यान में रखते हुए हम इंडिटर्मिनेट बीम को देखते हैं कि इंडिटर्मिनेट बीम होते किस तरह से। अब उन्हें मैंने बोला था कि आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से अगर किसी बीम में फोर्सेस और मूवमेंट्स को आप कैलकुलेट नहीं कर पाए, तो ऐसे बीम को बोला जाता है इनडिटर्मिनेट बीम। ठीक है, तो अ बीम is said to be statically indeterminate if it cannot be analyzed by the equation of equilibrium। और ऐसा कब होगा? जब मेरे पास वेरिएबल ज्यादा हो जाएंगे, मतलब मुझे फोर्सेस निकालनी है ज्यादा, जैसे मान लो 5 फोर्सेस निकालनी है, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे पास तो फिक्स होती है 3। तो 5 फोर्सेस मैं 3 इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख दूं 2x प्लस 3y प्लस 8z इजिकल टू 10, तो आप ये 3 चीजें x y z एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मुझे कितनी और इक्वेशन और चाहिए? मुझे 2 और इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन मेरे पास ये थी, तो टोटल कितनी इक्वेशन चाहिए? टोटल इक्वेशन चाहिए 3, जिसमें एक तो होगी इक्विलिब्रियम, और जो एडिशनल इक्वेशन रिक्वायर्ड है मुझे, उन्हें बोला जाता है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। जबकि जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स थे, उनमें मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से चीजें निकाल सकता था। तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर दोनों इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ये एग्जाम में पूछा जाएगा भाई कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए कौन कौन सी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक है? अगर ये एक इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाता, तो मैं इसे बोल देता कि ये डिटरमिनेट बीम है, डिटरमिनेट इक्वेशन है, ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएँगे। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, जैसे कि इधर फिक्स बीम पर कितनी रिएक्शन होती हैं? 3 तो मुझे निकालनी है। यहाँ पर भी 3 होती हैं, तो यहाँ पर टोटल अननोन कितने हो गए? इज़ इक्वल टू 6 और इक्वेशंस कितनी है मेरे पास इक्विलिब्रियम? वो है 3, तो मतलब 3 एडिशनल इक्वेशन चाहिए। वो 3 एडिशनल इक्वेशन कौन-सी होंगी? कंपैटिबिलिटी। तो इसका मतलब मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे 6 इक्वेशन चाहिए। अब एक मुझे कंपैटिबिलिटी भी चाहिए होगी। कितनी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन? 3। अब ये हो जाएगी 6, इक्वेशन 6, अननोन 6, अब मैं कैलकुलेट कर लूँगा। अगला देखते हैं। अगले बीम को बोलते हैं प्रोप्ड कैंटिलीवर। इसमें एक एंड से फिक्स हो और दूसरे एंड से हिंज। तो फिक्स एंड पर 3 चीज़ें निकालनी है, हिंज एंड पर सिर्फ 2 चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पर अननोन्स कितने हो गए? अननोन हो गए 5 और इक्वेशन कितनी है? वो है 3। मतलब मुझे 2 एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट और पड़ गई। इक्विलिब्रियम से सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये भी इंडिटरमिनेट है। फाइनल इज कॉन्टिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस के अंदर एक चीज़ यहाँ पर निकालनी है, एक यहाँ पर, मतलब 2 इस पर निकालनी है चीज़ें, 2 रेजिस्टेंस इस पर निकालने हैं और 2 रेजिस्टेंस इस पर निकालने हैं। तो टोटल अननोन कितने हो गए? अननोन हो गए 6 और इक्वेशंस कितनी हैं? इक्वेशन से 3, मतलब फिर एडिशनल 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट हो गई। या मैं ये बोल लूँ कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकता, तो ये भी एक इंडिटरमिनेट बीम है। तो चाहे वो फिक्स हो, चाहे वो प्रोप्ड कैंटिलीवर हो, या वो कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है? तीनों के तीनों इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इंडिटरमिनेट बीम है। क्लियर है पार्टी वाला? अब तक हमने लोड्स के बारे में पढ़ा, सपोर्ट्स के बारे में पढ़ा, उन सपोर्ट पर रिएक्शन देखी, किस पर 3 होती है, किस पर 2 होती है, किस पर 1 होती है। उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में पढ़ा कि अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगी तो स्ट्रक्चर मेरा रेस्ट पोजीशन पर रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मतलब होता है नेट वर्टिकल फोर्स 0 होगा, मतलब वर्टिकल में कोई मूवमेंट नहीं होगी। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल में भी कोई मूवमेंट नहीं होगी। और नेट मूवमेंट 0 होगा, इसका मतलब रोटेशन भी नहीं होगी। उसके बाद हमने पढ़े टाइप्स ऑफ बीम्स, जो 2 तरह से क्लासिफाई करे जाते हैं, डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट। उनके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। अब हम अपने मेन पार्ट पर बढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। अब इसमें 3 तरह के फोर्सेस पढ़ेंगे हम। एक पढ़ेंगे शियर फोर्स, एक पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट या एक्सियल थ्रस्ट, एक को बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट। क्लियर है पार्टी वाला? बुक्स में इनके अलग-अलग कंसेप्ट दे रखे हैं, पर यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा अच्छे से आपको 1-2 चीज़ें समझानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं शियर फोर्स एट अ सेक्शन। किसी भी सेक्शन पर फोर्स कैलकुलेट करना और वो शियर फोर्स देखना मुझे क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स ऑफ शियर फोर्स। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ पर एक बीम है ये एक स्ट्रक्चर ऐसा मान के चलता हूँ, ठीक है? ध्यान से समझना, ये एक स्ट्रक्चर है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है इन फॉर्म ऑफ बीम, इसे आप बीम भी मान सकते हो, ठीक है? अब इस पर एक गाड़ी चल रही है, ठीक है? अभी मैंने इस पर सिर्फ कितना लोड रख रखा है? 50 किलो। समझ गए पार्टी वाला? अभी इस पर 50 किलो लोड रखा हुआ है, ठीक है? कुछ दूर चलती है, मैं इस पर थोड़ा-सा लोड और डाल देता हूँ,
अब इस पर 50 किलो भी लग रहा है, और 20 किलो भी लग रहा है। क्लियर है? ये ऐसा बोलूँ कि इस पर मैं 20 किलो निकाल देता हूँ। अगर 20 किलो निकालूँगा, तो 50 किलो ऊपर से लग रहा था, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 20 किलो नीचे से लगा दूँ, कुछ दूरी पर और गया। अब यहाँ पर ऊपर से 50 किलो था, नीचे से 20 किलो भी लग गया और 10 किलो और लग गया। मेरा पार्टी वाला। तो मुझे बताओ, पहली बारी में फोर्स कितना था? पहली बार में फोर्स था 50 किलो न्यूटन। दूसरी बार में फोर्स कितना हो गया? 30 किलो न्यूटन। क्यों? क्योंकि 50 नीचे लग रहा है और 20 ऊपर लग रहा है। और तीसरी बार में फोर्स कितना हो गया? 20 किलो न्यूटन। ठीक है। हमने करा क्या? हमने नेट फोर्स कैलकुलेट करा किसी भी सेक्शन पर। समझ गए? इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं ऐसा कोई कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पर 50 किलो फोर्स लग रहा है ऊपर से। ठीक है। और यहाँ पर 10 किलो, ये भी 10 किलो। ठीक है। और मैं यहाँ से 50 किलो लोड लेके चलता हुआ आ रहा हूँ। अब यहाँ से मेरे 50 किलो लोड लग रहा है। जैसे ही मैं इस पॉइंट पर पहुंचूंगा, मेरे पे 40 हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पॉइंट पर पहुंचूंगा, मेरे पास 30 किलो हो जाएगा। तो बेसिकली जो नेट फोर्स होता है ना किसी भी सेक्शन पर, उसे ही शियर फोर्स बोलते हैं। सर नेट फोर्स ही तो निकालते हैं हम हमेशा। नहीं भैया, अगर मैं टोटल फोर्स कैलकुलेट करूँ ना, इस पर 50 है, और सेकंड बार पर 70, और थर्ड बार पर 80। टोटल फोर्स जो है वो 50, 70, 80 है। पर जो नेट फोर्स निकल करके आ रहा है वो 50, 30 और 20 निकल करके आ रहा है। समझे इस पार्ट को? कि एक तो होता है टोटल फोर्स और एक होता है नेट फोर्स। किसी भी सेक्शन पर जो नेट फोर्स होता है ना, उसे हम बोलते हैं शियर फोर्स। क्लियर पार्टी वाला? अब इसे हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर भी, जब ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स डायग्राम। एक सुना होगा नाम अपने, अभी तो मुझे पता भी नहीं है। सो इट इज द नेट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ, यहाँ से इस तरह बोलूं, इट इज द नेट रिजल्टेंट ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्स आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। वही तो करा था हमने, 50 में से 30 माइनस कर दिया। ठीक है। किसी भी सेक्शन पर जो नेट फोर्स होता है उसे हम शियर फोर्स बोलते हैं। और हम ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं मैथ के अंदर, इस तरह का। तो इसमें हम क्या मानते हैं कि अपवर्ड हमेशा पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड हमेशा नेगेटिव होगा। तो अगर फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है तो उसे पॉजिटिव कंसीडर कर लो, और नीचे की तरफ आ रही है तो उसे नेगेटिव कंसीडर कर लो। किताबों की डेफिनेशंस पर मत जाना, वहां पे जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट करके दिमाग घुमा रखा है। मुझे सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, 9th क्लास में मैंने ग्राफ बनाए थे। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये सेंटर्ड होता है O0, और ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव और नीचे आऊंगा तो नेगेटिव। इसी के डायग्राम को बोला जाता है शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है। अब शियर फोर्स डायग्राम किस तरह का होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। मेरे पास ना बहुत ताकत थी, जिसे मैंने 50 किलो से इसे उठा रखा था। अब थोड़ा सा आगे जब मैं गया, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह बनाता हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पावर थी तो मैंने 50 किलो से इसे उठा रखा था। ये रहा पार्टी वाला। अब उठा रखा था 50 किलो से भाई, तो ऊपर से कोई ना कोई लोड आ गया, कितने का? 20 का। तो ये कहाँ पर पहुंच जाएगा? ये यहाँ पर 30 पर पहुंच जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स इज नेगेटिव, ये फोर्स डाउनवर्ड है। फिर मैं थोड़ी दूर तक चल के जाता हूँ, फिर एक आदमी क्या करता है कि मेरे ऊपर एक और फोर्स लगा देता है। कितने का? 10 किलो का। तो यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा।
वहां पर आकर रुक जाएगा 10 पर। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, इसे ही बोलते हैं शीयर फोर्स डायग्राम। नेट फोर्स को लगते हुए नेट फोर्स को डायग्राम में प्लॉट करते जाओ, और जो डायग्राम बनेगा वो शीयर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। ठीक है। और शीयर फोर्स डायग्राम हमेशा ट्रांसवर्स फोर्सेस की वजह से होता है, जो वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही हो। क्लियर है? फोर्स तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है ना, बट वर्टिकल फोर्स के डायग्राम को शीयर फोर्स डायग्राम बोला जाता है। सेम एज इट इज, अगर किसी मेंबर पर या किसी बीम पर इस तरह का कोई बीम है, आपने वर्टिकल फोर्स के लिए तो शीयर फोर्स डायग्राम बना दिया, बट आप हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए भी डायग्राम बना सकते हो, जिसमें टेंशन को पॉजिटिव लिया जाता है और कंप्रेशन को नेगेटिव। ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से डायग्राम बनाए जाएंगे, जो कि हम आगे चल करके एक बार तो बनाएंगे, तो अगर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से डायग्राम बनाया जाए तो उसे बोलते हैं एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम, या उसे थ्रस्ट डायग्राम बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स या लॉन्गिट्यूडनल फोर्स की वजह से इसमें टेंशन को पॉजिटिव और कंप्रेशन को नेगेटिव लिया जाता है। आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इस पर, और एक दो क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस जरूर करेंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाते हो या किसके चांसेस पूछने के बहुत ज्यादा हो। क्लियर है पार्टी वाला? चलिए, अब बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट एट अ सेक्शन। अब बेंडिंग मूवमेंट एट अ सेक्शन क्या है, ध्यान से समझना कि बेंडिंग मूवमेंट में क्या फर्क होता है, कि बेंडिंग मूवमेंट किसी सेक्शन पर किस तरह मेजर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिक पे जाते हैं हम सबसे पहले। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी स्ट्रक्चर पर, मान लेता हूं मैं यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम है, क्लियर है पार्टी वाला? ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने लोड लगा दिया, कितना, 50 kN, और ये 2 मीटर का डिस्टेंस है, और ये पॉइंट है ए। तो मैं बोलता हूं कि बेंडिंग मोमेंट जो होता है ना, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं यहाँ पर, तो यहाँ पर 50 × 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 kN मीटर, क्योंकि लोड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। सेम एज इट इज, मैं एक और केस लेता हूँ और उसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। थोड़ा सा चेंज का मतलब, मान लेता हूँ यहाँ पर 85 किलो फोर्स लग रहा था, बट अब नीचे से एक फोर्स लगना शुरू हो गया, जो कि है 20 kN। क्लियर है? अब अगर मुझे बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करनी पड़े, और ये 2 ही मीटर का डिस्टेंस है, और ए पर बेंडिंग मूवमेंट चाहिए, तो नेट फोर्स कितना बच गया मेरा, ये नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स है 30 kN, क्योंकि 50 नीचे आ रहा है और 20 ऊपर जा रहा है, ऐसा 30 बचेगा, क्योंकि 50 में से 20 माइनस कर दूंगा। तो इसे मैं लिखूंगा 30 × 2, दैट इज 60 kN मीटर। अब ये 60 kN मीटर जो आया, ये 50 की वजह से आया या 20 की वजह से आया? सर, ये तो ना 50 की वजह से आया ना 20 की वजह से आया, ये तो 30 की वजह से आया। और 30 अपने आप में था क्या? 30 इज द नेट रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट फोर्स, जिसे मैं थोड़ी देर पहले ही डिफाइन कर चुका हूं इस फॉर्म में, दैट इज शियर फोर्स। तो नेट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, नेट फोर्स की वजह से जो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है, उसे ही हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट।
क्लियर है पार्ट ए वाला? ठीक है, चलिए, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं एक चीज़। यहाँ पे हमने ये सब तो देख लिया, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसवर्स फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्रोडक्ट है किसका? ट्रांसवर्स फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट ऑफ द सेक्शन। या तो लेफ्ट से निकाल लो और राइट से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो। या इसे बोला जाता है, इट इज द नेट रिजल्टेंट मूवमेंट एट अ सेक्शन ड्यू टू ऑल द लोड्स आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। अब यहां पर एक कंसेप्ट समझाना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझना, बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से। मैं बेंडिंग मूवमेंट और एक टर्म आती है मूवमेंट, उसमें फर्क बताता हूं आपको। मैं मान के चलता हूं ऐसा कोई सेक्शन है, ठीक है, और इस पे कोई लोड लग रहा है सेंटर में, दैट इज डब्ल्यू, जिसमें ये लेंथ L/2 है और ये लेंथ L/2। क्लियर है पार्टी वाला? ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी। इस डेफिनेशन का मतलब समझा रहा हूँ अभी आपको। अब इतना कॉलेज में पढ़ा होगा कि अगर इक्वल सपोर्ट है तो लोड आधा आधा बढ़ जाएगा। जैसे हम कंधे पे कोई सामान उठाते हैं तो आधा आधा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, W/2 और ये W/2। ये समझ गए इस पार्ट को? ठीक। अब सिर्फ बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं अभी। रिएक्शन कैसे निकाली है वो आधा आधा में डिवाइड कर दिया। हम एक एक चीज सिस्टमेटिक तरीके से सीखेंगे। मुझे क्या करना है ना भैया, मुझसे एग्जामिनर एक चीज पूछ रहा है। वो कह रहा है कि भाई इधर ना, इधर से L/4 पर बेंडिंग मोमेंट बता दो मुझे, जो एक पॉइंट है डी। ठीक है, अब मुझे दो चीज कैलकुलेट करनी है। एक तो बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट डी, और दूसरा पॉइंट क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंट एट डी। अब बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट में फर्क क्या होता है वो यहाँ पे मुझे समझाना है, क्योंकि मूवमेंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सब मैंने कुछ लिखा है, स्टेटमेंट वाइज नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पर समझाया जाएगा सिर्फ। ठीक है, बट इससे पहले मुझे कुछ साइन कन्वेंशन देखने पड़ेंगे, उसके बाद हम इस पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। मैं मान के चलता हूँ एक फर्स्ट केस और एक सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस में मैंने इस बीम को ऐसे फिक्स कर दिया। फर्स्ट केस में अगर किसी स्ट्रक्चर पर लोड लग रहा है तो वो किस तरह डिफ्लेक्ट करेगा? वो इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा जैसा हमने यहाँ पे शो कर रखा है। क्लियर है पार्टी वाला? बट मेरे को एक चीज बताओ, ये किस तरह के मूवमेंट की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा होगा? अगर मैं ए पॉइंट पर ऐसा कपल लगा दूं और बी पॉइंट पर ऐसा कपल लगा दूं, तो क्या सेंटर में से बीम नीचे की तरफ चला जाएगा ना? तो अगर सेंटर में से नीचे की तरफ चला जाए तो ऐसी मूवमेंट को बोलते हैं सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट, क्योंकि सैग का मतलब ही होता है नीचे की तरफ जाना। और सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। जो मूवमेंट इस तरह के हों उसे बोलते हैं सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट, और उसे हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। अब सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट की खास बात क्या है कि बॉटम पे तो होगा टेंशन और टॉप पर होगा कंप्रेशन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे। क्लियर है? अब उसी दूसरी जगह पर मैंने कैंटिलीवर बीम ले लिया और उस पर लगा दिया लोड। अब इसकी वजह से बीम नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाएगा तो कोई ना कोई ऐसा कपल होगा जो इसे नीचे की तरफ घसीट रहा होगा। बट क्योंकि ये एक एंड से फिक्स कर रखा है तो वहां से एक रेजिस्टेंस भी डेवलप होगा।
इस तरह का। तो ये मूवमेंट इस बीम पर कैसा लगा? इस बीम पर मूवमेंट लगा कुछ इस तरह का। इसे बोलते हैं हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट। क्लियर है? और ये हमेशा नेगेटिव होता है। और इस सूरत में सोच के देखो, हिच कौन सा रहा है? ऊपर की तरफ स्ट्रेचिंग हो रही है, ऊपर कम टेंशन और नीचे कंप्रेशन। ये एग्जाम में पूछा जाता है। पहले वाले में टेंशन एट बॉटम एंड कंप्रेशन एट टॉप, और दूसरे केस में टेंशन एट टॉप एंड कंप्रेशन एट बॉटम। क्लियर है पार्टी वाला? अब इसमें कोई बेंडिंग मूवमेंट का खेल हमने नहीं करा, हमने सिर्फ ये बताया किसे सैगिंग बोला जाता है और किसे हॉगिंग। बेंडिंग मूवमेंट क्या है वो अब देखते हैं। एक साइन कन्वेंशन और है, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इस चीज को ही ध्यान में रखते हुए अब हम अपने बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स को डिफाइन करते हैं। हमें समझना था कि बेंडिंग मूवमेंट किसी सेक्शन पर कैसे निकाला जाता है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले फ्रॉम लेफ्ट कैलकुलेट करता हूं। ठीक है? अगर मैं लेफ्ट से कैलकुलेट करूं तो बेंडिंग मूवमेंट एट डी को मैं क्या लिखूंगा? डी पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने लोड लगे हुए हैं? सिर्फ एक, दैट इज W/2। और उसका डी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? अगर कभी समझ में ना आए तो डी पर खुद को बिठा लो और ये देखो कि W/2 कैसा मूव करेगा। W/2 क्लॉकवाइज मूव करेगा और मूवमेंट कितना हो जाएगा? लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज WL/4। कैसा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। ठीक है? अगर मैं अब कैलकुलेट करना चाहूं फ्रॉम राइट, अगर राइट से कैलकुलेट करूं तो बेंडिंग मूवमेंट एट डी इज इक्वल टू, राइट साइड में दो फोर्सेस हैं, एक तो है ये W और एक है W/2। सबसे पहले रिएक्शन की वजह से देखते हैं। अब डी पॉइंट पर खड़े हो जाओ भैया, और W/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? L/2 प्लस इसका हाफ, दैट इज L/4। L/4 प्लस L/2, ये कितना हो जाएगा? 3L/4। तो दैट इज 3L/4। ये कैसा आएगा? पॉजिटिव है नेगेटिव? ये नेगेटिव आएगा भैया। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। डी पर बैठ जाओ और इसे घुमाओ तो ऐसा घूमेगा। ठीक है? बट अगर W का इम्पैक्ट कैरी करूंगा तो W का इम्पैक्ट कैसा होगा? वो ऐसा होगा। तो कितना आ जाएगा? प्लस WL/4। जब इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हमारा सब्ट्रैक्शन निकल करके आएगा -WL/4। इसका मतलब राइट साइड से निकालूं या लेफ्ट साइड से निकालूं, नेट मूवमेंट तो सेम ही आना है, बट डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी बस। तो अब बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन दोबारा पढ़ो। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसवर्स फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही हमने निकाला है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। या तो लेफ्ट से निकाल लो या राइट से निकाल लो, चीजें तो सेम आएंगी। क्लियर है पार्ट ए वाला? ठीक है? अब बात करते हैं मूवमेंट की। मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट होता है किसी भी बीम पर लगा हुआ force into perpendicular distance due to all the loads existing on the beam। बीम पर लगे हुए सारे लोड्स की वजह से जो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही होता है मूवमेंट। तो अगर मूवमेंट एट डी मुझे कैलकुलेट करना पड़ जाए तो मूवमेंट एट डी लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर लूं, प्लस मूवमेंट एट डी राइट साइड से कैलकुलेट कर लूं। तो मूवमेंट एट डी अगर कैलकुलेट करना है
तो ये वैल्यू कितनी निकल कर के आएगी? +WL/4 और दूसरा था -WL/4। तो किसी भी स्ट्रक्चर में मूवमेंट तो हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि अगर मूवमेंट ही आ गया तो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो हम लिखते थे, समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0, वो सेटिस्फाई ही नहीं हो पाएगा। समझ गए इस पार्ट को? तो यहाँ पर दो चीजें डिफाइन करनी थी, एक तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होती है और एक मूवमेंट क्या होती है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लिया जाता है, समझ गए इस पार्ट को? तो पॉइंट ये है कि बेंडिंग मूवमेंट किसी भी सेक्शन पर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या तो लेफ्ट वाले फोर्सेस की वजह से या राइट वाले फोर्सेस की वजह से, किसी से भी कैलकुलेट कर लो, हमने दोनों तरफ से आंसर निकाल के आपको दिखा दिए। क्लियर है? बट हाँ, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। हमने साइन कन्वेंशन भी देख लिए। अब जब इसके डायग्राम बनाए जाएंगे तो इसके डायग्राम जो बनते हैं वो लोडिंग के बेस पर बनते हैं। जिस तरह का लोड होगा उसी तरह का शियर फोर्स डेवलप होगा, उसी तरह का बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि हर लोड का इफेक्ट अपना अलग अलग ही होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का इफेक्ट अलग होगा, पॉइंट लोड का इफेक्ट अलग होगा। समझ गए इस पार्ट को? तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली ये चीज समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है। तो यहाँ पर वेरिएशन दे रखा है और इस सभी पर हम अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर कोई भी लोड नहीं लग रहा तो कोई शियर फोर्स डायग्राम नहीं बनेगा, बट बेंडिंग मूवमेंट कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर। कैसे बनेगा वो आगे देखेंगे। अगर पॉइंट लोड लग रहा होगा तो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा रेक्टेंगुलर और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा ट्रायंगुलर। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है तो शियर फोर्स डायग्राम ट्रायंगुलर और बेंडिंग मोमेंट और डायग्राम पैराबोलिक बोल लो या क्वाड्रेटिक पैराबोला बोल लो। अगर यूवीएल की बात करी जाए तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा क्यूबिक पैराबोला और शियर फोर्स डायग्राम बनेगा पैराबोला। अभी के लिए समझ में अगर नहीं भी आ रहा तो सिर्फ एक चीज दिमाग में रखना, हम ना अलग अलग कर्व्स पढ़ते हैं। अब वो कर्व किस तरह के पढ़ते हैं ध्यान से समझो। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में ऐसा स्ट्रेट लाइन कर्व बन रहा है तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री कर्व। क्यों? क्योंकि ये कर्व है y इजिकल टू एक्स, एक्स की पावर 1 है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर का डायग्राम इस तरह का बन रहा है तो इसे बोलते हैं 2 डिग्री कर्व, क्योंकि यहाँ पर ये पैराबोला है और इसकी इक्वेशन होती है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर। और किसी भी स्ट्रक्चर में अगर ऐसा डायग्राम बन रहा है तो ये 3 डिग्री कर्व, ये होता है y इजिकल टू एक्स क्यूब। क्लियर है पार्ट ए वाला? तो इसके फॉर्मेशन पे अब मैं देखता हूँ इस चीजों को जो भी मैंने टेबल बनाई। क्यूबिक पैराबोला, ये रहा क्यूबिक पैराबोला, तो कितने डिग्री कर्व है? 3 डिग्री। पैराबोला कितने डिग्री कर्व है? 2 डिग्री। और यूवीएल कैसा डायग्राम होता है यूवीएल का? इस तरह का, इसी तरह का तो यूवीएल लोड लग रहा होता है। तो ये तो 1 डिग्री ही हो गया क्या, ऐसा ही कुछ? तो ये हो गया 1 डिग्री। क्वाड्रेटिक पैराबोला कितने डिग्री कर्व होता है? 2 डिग्री। ट्रायंगुलर कितने डिग्री कर्व होता है? 1 डिग्री। और रेक्टेंगल सेक्शन का कोई कर्व नहीं होता, वो 0 डिग्री कर्व होता है, दैट इज 0 डिग्री कर्व। ट्रायंगुलर 1 डिग्री था, रेक्टेंगुलर 0 डिग्री। यहां से एक कंक्लूजन निकल करके आया कि अगर लोडिंग कर्व 1 डिग्री कर्व है तो शियर फोर्स डायग्राम लोडिंग डायग्राम से 1 डिग्री हायर कर्व होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लोडिंग डायग्राम से 2 डिग्री हायर कर्व होगा। तो अगर मैं बोलूं कि अगर लोडिंग से मुझे शियर फोर्स पे जाना है तो मैं 1 डिग्री हायर कर्व बना दूंगा, और शियर फोर्स से बेंडिंग मोमेंट पे जाना है तो मैं यहाँ पर 1 डिग्री हायर कर्व बना दूंगा। अब ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मुझे पता है
कि यूडीएल जो है वो रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल होता है 0 डिग्री कर्व। तो ट्रायंगल कैसा बनेगा? 1 डिग्री, मतलब ट्रायंगुलर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा? मतलब 2 डिग्री, मतलब पैराबोला। यूवीएल जो होता है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, वो 1 डिग्री कर्व होता है। अगर लोडिंग 1 डिग्री है तो शियर फोर्स कैसा बनेगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री कैसा होता है? 2 डिग्री होता है पैराबोला। ठीक है। अगर शियर फोर्स 2 डिग्री है तो बेंडिंग मोमेंट उससे 1 डिग्री हायर बनता है, तो ये कैसा बनेगा? क्यूबिक पैराबोला। ये पार्ट ए वाला। यूवीएल कैसा होता है? दैट इज ट्रायंगुलर। तो ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर लोडिंग डायग्राम का कर्व n डिग्री है तो शियर फोर्स का क्या होगा? n+1 डिग्री। तो बेंडिंग मोमेंट का क्या होगा? n+2 डिग्री। ये चीज, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, और ये टेबल तो पूछी जाएगी ही। क्लियर है पार्ट ए वाला? ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिए। हमने 4 तरह के लोड पढ़े थे। एक हमने पॉइंट लोड पढ़ा था, एक यूडीएल पढ़ा था, एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड पढ़ा था, और एक कपल का कंसेप्ट पढ़ा था। बट एक कपल का कंसेप्ट मैंने रोक दिया था उधर। वो क्या होता है, ध्यान से समझो। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी स्ट्रक्चर में डायरेक्टली कपल ना लग करके एक पर्टिकुलर रॉड के थ्रू एक डिस्टेंस पर कपल लगे। जैसे कि मैं मान के चलता हूं, ये लोड लग रहा है P, या इसे डिनोट कर देते हैं एक मैग्नीट्यूड से, जो कि है 5 किलो न्यूटन। और ये ए है, और ये बी है, ये सी, और ये डी। ये डिस्टेंस दे रखा है 2 मीटर, और यहाँ पर कोई है 2 मीटर, और ये 1 मीटर। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। दो तरीके हैं सिंप्लीफाई करने के। एक, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं। फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनाऊंगा वो ध्यान से समझो, और डायरेक्ट कैसे लिखूंगा वो ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट ही इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, ये पॉइंट बी है, ये ए है, और ये सी है, तो डी पॉइंट पर जिस तरह का कपल डेवलप होगा, कैसा डेवलप हो रहा है? 5 × 2, ये 2 मीटर है। तो कितना मूवमेंट डेवलप हुआ? दैट इज 10 किलो न्यूटन मीटर। सी पॉइंट, जो पॉइंट डी पॉइंट पर मूवमेंट आएगा, जो मूवमेंट, वही मूवमेंट सी पॉइंट पर आएगा, और सेम डायरेक्शन के साथ आएगा। बट इसके साथ साथ एक चीज और आएगी, सी पॉइंट पर ही वो लोड भी आएगा जिसकी वजह से ये मूवमेंट डेवलप हुआ है। ये है सिंप्लीफाइड वर्जन। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। अब उस डायग्राम को ध्यान से देखो। ठीक है। मैं इसे बाइफरकेट करता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ इसे। एक सेक्शन है ये, एक सेक्शन है ये वाला। ठीक है। और एक सेक्शन है ये वाला। तीनों को अलग अलग बना के देखते हैं, ताकि जस्टिफिकेशन अच्छे से मिल सके। एक सेक्शन मैंने दे दिया हॉरिजॉन्टल वाला, जो कि यहाँ पर डी था। एक मैंने बना दिया वर्टिकल, क्लियर है पार्टी वाला, जो कि ये डी और सी है। और एक ये है फाइनली बीम। ठीक है। अब हम जैसे फ्री बॉडी डायग्राम स्ट्रेस ट्रेन के अंदर बना रहे थे, उसी कंसेप्ट को यहाँ पर भी यूज करा जाएगा। अब यहाँ पर लोड लग रहा था कितना? 5 किलो न्यूटन। उसकी वजह से कैसा मूवमेंट आएगा? ऐसा। अब उसे रजिस्ट करने के लिए कैसा मूवमेंट जनरेट होगा? यहाँ पर ऐसा मूवमेंट जनरेट होगा। क्लियर है पार्टी वाला? कितने का? 10 किलो न्यूटन मीटर। और ये डाउनवर्ड लोड लग रहा है, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कोई अपवर्ड लोड लगेगा।
5 किलो न्यूटन का। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज कपल है, तो अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज है, तो अगले सेक्शन पर जब मैं जाऊँगा, सॉरी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगले सेक्शन पर जाऊँगा, तो वो क्लॉकवाइज ट्रांसफर हो जाएगा। कंडीशन अप्लाई, लोड भी तो ट्रांसफर होगा, 5 किलो न्यूटन। अब क्लॉकवाइज 10 का लग रहा है, तो इसे बैलेंस करने के लिए सी पॉइंट पर एंटी क्लॉकवाइज 10 का लगाना पड़ेगा, और फोर्स भी इक्वल बैलेंस करना पड़ेगा, कितना? 5। और फाइनली जब मैं बीम पर जाऊंगा, तो पिछले वाले एंटी क्लॉकवाइज को बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज लगाऊंगा, और एक वर्टिकल लोड भी ट्रांसफर करा जाएगा। तो क्या ये डायग्राम ऐसा ही नहीं बन गया क्या? अब इस बीम को जोड़ करके देखो, आपको पुराना बीम मिल जाएगा। अगर मैं इन पोर्शन को जोड़ के देखूं, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, और 10 से 10 कैंसिल आउट, तो सी पॉइंट एज इट इज रह गया। ये देखिए सी पॉइंट, ओरिजिनल डायग्राम में देखना, इन दो पॉइंट्स को जोड़ के देखो, 5 से 5 कैंसिल आउट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और मूवमेंट एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो वो भी जीरो, तो डी पॉइंट पर भी सब जीरो हो गया। बच गया क्या? सिर्फ 5 किलो लोड, स्ट्रक्चर पर 5 किलो लोड लग रहा है सिर्फ। तो आप डायरेक्टली बना लो या ऐसे बना लो, मेरे पास टाइम कम होगा, तो डी पर जो मूवमेंट आएगा, मैं उसी मूवमेंट को नीचे ट्रांसफर कर दूंगा सी पर, और लोड भी एज इट इज लगा दूंगा। यह है कपल कंसेप्ट। अब इसे मुझे सॉल्व करना होगा एग्जाम में, ये रहा पार्ट ए वाला। तो अब तक थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमने बेसिक बेसिक कवर कर लिया। अब बात करते हैं कि हमें 3 चीजें निकालनी सीखनी है। एक तो सपोर्ट रिएक्शंस, क्योंकि जब तक सपोर्ट रिएक्शंस नहीं मिलेंगी, मैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बना सकता। तो इस टॉपिक के अंदर, पहले टाइप के अंदर, मतलब इस टाइप के अंदर हम सिर्फ रिएक्शंस निकालना सीखेंगे, ठीक है। और रिएक्शन निकालने में जनरल कंडीशन में बीम के अंदर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगता। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगता, तो कौन सी इक्वेशन यूज हम कर सकते हैं हम सॉल्व करने के लिए? सिर्फ दो। कौन कौन सी? एक तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, और एक समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो मुझे सिर्फ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। वर्टिकल फोर्स अगर जीरो करनी है, तो यहां पर कोई ना कोई रिएक्शन आर ए लग रही होगी, और यहां पर कोई ना कोई रिएक्शन आर बी लग रही होगी। तो वर्टिकल फोर्स जीरो का मतलब क्या है? कि नेट फोर्स जीरो रहेगा, मतलब जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, आर ए प्लस आर बी, वो किसके बराबर होगा? वो सारे के सारे लोड के बराबर होगा, जितना लोड लग रहा है। और लोड कितना लग रहा है, आप सबका समेशन कर सकते हो लोड के लिए। तो 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 4 22, 22 और 12 34, दैट इज 34 किलो न्यूटन। समझ गए? एक इक्वेशन मैंने यूज कर ली, अब दूसरी इक्वेशन यूज करता हूं, समेशन ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट किसी के अबाउट भी जीरो कर सकते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया था, क्योंकि मूवमेंट तो सबके अबाउट जीरो होगा, क्योंकि वो तो किसी भी बीम पर सारे लगे हुए फोर्सेस की वजह से होता है। बट मुझे ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि आर ए और आर बी में से एक ही चीज बचे। तो मैं क्या करता हूं, बी के अबाउट मूवमेंट को जीरो कर देता हूं। अगर मैं बी के अबाउट मूवमेंट को जीरो करूंगा, तो उसे होगा क्या? बी का खुद का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो उसी पॉइंट से पास कर रहा है। और मूवमेंट होता क्या है? बीम पर लगे हुए सारे फोर्सेस, तो बीम पर 5 फोर्सेस लगे हुए थे, आर ए, आर बी, और 4 लगे हुए लोड। बट आर बी बी पॉइंट से ही पास कर रहा है, इसलिए उसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? आर ए मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 10। ठीक है। पॉजिटिव क्यों लिखा? क्योंकि आप बी पर बैठ जाओ, यहां पर बैठ जाओ, और यहां से इस आर ए रिएक्शन जो ऊपर की तरफ आ रही है, इसे घुमाओ, तो कैसा घुमाव मिलेगा? क्लॉकवाइज।
तो RA मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 10 किलो लोड की वजह से कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस सारा वहां से मेजरमेंट होगा जिस पॉइंट के अबाउट मैं मूवमेंट जीरो कर रहा हूँ। किसके अबाउट जीरो कर रहा हूँ? बी के अबाउट जीरो कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस बी से मेजर करा जाएगा। अब बी से 10 किलो लोड का डिस्टेंस कितना है? 2 + 2 + 2 + 1, 7 मीटर डिस्टेंस है। लोड कितना है? 10। तो 10 इंटू 7। अब बात करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप तो बी पर बैठे हुए हो और नीचे की तरफ लोड लग रहा है, तो ये तो ऐसे घुमाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सेम एज इट इज 8 इंटू कितना डिस्टेंस होगा? 2 + 2 + 2 है, क्योंकि बी से मेजरमेंट करना है। और नेगेटिव क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। बी पर बैठे हुए हो क्योंकि बी के अबाउट मूवमेंट जीरो कर रहे हो। -4 मल्टीप्लाइड बाय 4 -12 मल्टीप्लाइड बाय 2। और अगर आप आरबी लिखना चाहो तो लिख लो भैया आरबी। आरबी इंटू जीरो लिखा जाए क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो है। समेशन ऑफ मूवमेंट कितना होना चाहिए? जीरो। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। तो यहां से अगर मैं आर ए कैलकुलेट करूं तो माइनस वाली सारी टर्म वहां पर चली जाएगी। तो ये काम आपका है कैलकुलेट करने का। 10 इंटू 7 70 होगी, ये हो गया। 6 इंटू 8 48। तो 70 + 48 + 16 + 24, तो टोटल कितनी वैल्यू आ गई? 158.8। अब डिवाइड बाय 10 करूंगा तो मेरी आर ए की वैल्यू आएगी 15.8 किलो न्यूटन। अगर आर ए की वैल्यू मुझे मिल गई तो आर बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? आर बी की वैल्यू माइनस हो जाएगी 34 में से। 34 माइनस 15.8, तो ये 18.2 हो जाएगा किलो न्यूटन। तो आर बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी गई? इस इक्वेशन की हेल्प से। अभी हम सिर्फ रिएक्शन निकालनी सीखेंगे। रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करी जाती है। ए सेकंड, बीम सिंपली सपोर्टेड ही है। लोड लगा दिया हमने 2-3 अलग अलग तरह के, यूडीएल भी लगा दिया और पॉइंट लोड भी लगा दिया। अब यहाँ पर भी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स अगर मैं जीरो करूं तो आर ए प्लस आर बी क्या लिखूंगा? 4 + 3 + 10 17, ये लिखूंगा। गलत। क्यों लिखोगे? ही जो 4 है वो किलो न्यूटन पर मीटर है। 1 मीटर पर अगर 4 किलो न्यूटन लोड है तो ये टोटल लोड कितना हो गया? ये टोटल लोड हो गया 16 किलो न्यूटन। और 3 किलो न्यूटन 1 मीटर पर है तो ये टोटल लोड कितना हो गया? ये टोटल लोड हो गया 6 किलो न्यूटन। तो अब कैलकुलेट करोगे आप 6 + 16 22 और 10, दैट इज 32 किलो न्यूटन। क्लियर है पार्ट ए वाला? ठीक है, तो मुझे आर ए आर बी पता चल गया। आर ए प्लस आर बी। अब मैं सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट बी इक्वल्स टू जीरो। तो मैं मान के चलता हूं यहां पर कोई रिएक्शन थी आर ए और यहां पर कोई रिएक्शन है आर बी। आप ए के अबाउट भी मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, पर बी के अबाउट ही करना, क्योंकि उससे होगा क्या? आर ए क्लॉकवाइज आ जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपकी। तो आर ए मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 कैसे हुआ? बी से डिस्टेंस लिया जाएगा। 4 और 3 7 और 3 10 माइनस। अब माइनस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आर ए की वजह से तो क्लॉकवाइज आ रहा था और ये लग रहे हैं डाउनवर्ड लोड नीचे की तरफ। तो बी के अबाउट इसका सबका एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज और इसका भी एंटी क्लॉकवाइज। अब सबसे पहले तो सारा लोड निकालना पड़ेगा। सारा लोड होगा कितना? 4 इंटू 4, ये तो होगा सारा लोड। अब ये सारा का सारा लोड लगेगा कहां पर भैया? इसके सेंट्रोइड पर, सेंटर पर, जो ग्रीन मार्कर से मार्क कर दिया। अब इस सेंटर का बी से डिस्टेंस कितना होगा? 2 + 1 3, 3 और 3 6, और सेंटर से डिस्टेंस 2 मीटर। 6 और 2 8।
समझ नहीं आया तो अगले यूडीएल में भी देखेंगे, ठीक है। तो माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 का कितना डिस्टेंस है बी से, 3, माइनस, अब फिर यूडीएल आ गया। जब यूडीएल आ गया तो सबसे पहले तो सारा का सारा लोड निकालना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये डायरेक्टली 6 भी लिख सकते हो। ये तो आ गया सारा लोड। अब सारा लोड लगेगा कहां पर, वो लगेगा सेंटर पर, और सेंटर से बी का डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 2 मीटर था, तो बी का डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगा, दैट इज 0। क्लियर है पार्ट ए वाला, समझ में आया। ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो रिएक्शन निकालने के हैं। अब यहाँ पर मुझे अगर आर बी कैलकुलेट करना पड़ जाए, सॉरी आर ए कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो आर ए कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो आर ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 4 4 जा 16, 16 8 जा कैलकुलेट करना है, 10 30 और 3 2 जा 6, तो इसके अंदर वैल्यू निकल करके आएगी 160, सॉरी 160 नहीं, 16.4 किलो न्यूटन। अगर आर ए की वैल्यू 16.4 किलो न्यूटन आ गई, तो आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पर, आर बी की वैल्यू आ जाएगी 15.6 किलो न्यूटन। ये रहा पार्टी वाला। तो यूडीएल का फंडा समझ में आया, फंडा समझ में आया तो अगला देख लेते हैं, थर्ड केस पे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब फिर वही समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी आएगी, 4 किलो न्यूटन तो पॉइंट लोड है, 6 किलो न्यूटन भी पॉइंट लोड है, बट यहाँ पर हमने यूडीएल का पॉइंट मार्क नहीं कर रखा, तो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से लोड दे देता हूँ, दैट इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर। यूडीएल भी तो लग रहा है, तो अगर टोटल यूडीएल मुझे मेजर करना पड़े, तो सारा का सारा यूडीएल कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 8 किलो न्यूटन। तो टोटल लोड फाइनली कितना आ गया, 6 और 4 10 और 8 18, दैट इज 18 किलो न्यूटन। अब समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करना है। यही दो इक्वेशंस तो मैं यूज कर रहा था, तो मैं मान के चलता हूं यहाँ पर आर ए लग रही थी रिएक्शन, और यहाँ पर आर बी रिएक्शन लग रही थी। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं आर ए मल्टीप्लाइड बाय कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मल्टीप्लाइड बाय 10, सबसे पहले पॉइंट लोड का इफेक्ट कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉइंट लोड की वजह से हो या यूडीएल की वजह से हो, मूवमेंट तो एंटी क्लॉकवाइज ही आना है, क्योंकि आप कहां पर बैठे हुए हो, आप बी पर बैठे हुए हो, और यहां से देखते वक्त एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होता है। तो -4 मल्टीप्लाइड बाय कितना डिस्टेंस है पॉइंट लोड से, 2, 3 और 2 5 और 3 8, दैट इज 8। 6 किलो पॉइंट लोड से कितना डिस्टेंस है, 3। अब बात करते हैं यूडीएल की, ध्यान से समझना। आप यूडीएल का सारा लोड निकालना, सबसे पहले तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये है सारा का सारा लोड। अब ये सारा का सारा लोड लगेगा कहां पर, यूडीएल के सेंट्रोइड पर लगता है। कोइंसिडेंटली यहां पर यूडीएल का सेंट्रोइड लोड पर लाई कर रहा है, जहां पर पॉइंट लोड हमारा है, दैट इज 2 मीटर। अगर ये 5 मीटर का डिस्टेंस होता, तो यूडीएल का सेंट्रोइड 2.5 मीटर पर लाई करता, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यूडीएल का सारा लोड तो निकाल लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो 2 मीटर छोड़ करके बी से सी पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजरमेंट मैं कर लूंगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। तेरा पार्ट ए वाला। अब कैलकुलेट करना है इसके अंदर, अब कैलकुलेट करो, ये तो बहुत आसान सा कैलकुलेशन है।
नॉर्मली हो जाना चाहिए। 8 4 जा 32 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 8 8 जा 64। तो टोटल आर ए की वैल्यू, ये कैलकुलेशन आपका नाम पे छोड़ रखी है मैंने, मैं सीधा यहाँ पर आर ए लिख रहा हूँ। आर ए इक्वल्स टू 11.4 किलो न्यूटन। आर ए अगर मिल गया तो आर बी कैसे निकालूं? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो आंसर। मेरा पार्ट ए वाला, तो 11.4 अगर 18 में से माइनस करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 6.6 किलो न्यूटन। रिएक्शन निकालनी समझ में आ रही है? क्योंकि जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो हम ये नहीं समझाएंगे कि किस तरह रिएक्शन निकाली जाती है, फटाफट क्वेश्चन करेंगे धड़ल्ले से। ठीक है, चलिए केस 4 की बात करते हैं। केस 4 में क्या है? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, मतलब आर ए प्लस आर बी कितना हो गया? चलो, ये लोड कितना आ गया मेरा? दैट इज 8, 2 4 जा 8, 8 और 6 14, और 14 में अगर 10 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा लोड? दैट इज 24। फिर गलत, कहाँ करी गलती भैया? ये 8 किलो न्यूटन लोड है, ये 6 किलो न्यूटन लोड है, बट ये 10 किलो न्यूटन लोड नहीं है, ये 10 किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट है। और मैं इक्वेशन किसकी लिख रहा हूं? मैं इक्वेशन लिख रहा हूं फोर्स की। तो मुझे फोर्स की इक्वेशन में फोर्स ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना है? 8 और 6 14 किलो न्यूटन, दैट इज 14 किलो न्यूटन। 10 यहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि आज तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं बनी है जो किलो न्यूटन को किलो न्यूटन मीटर में ऐड कर दे। आपके पास कोई टेक्निक बनी हो तो यूज कर लेना उसे। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट v इज इक्वल टू 0। एक ही कन्वेंशन, आपका सवाल आएगा सर दूसरी साइड से निकाल लो ना। क्यों निकाल लें भाई? जब हम एक ही कन्वेंशन पे काम कर रहे हैं तो उसी पे मास्टरी हासिल कर लें। दैट इज आर बी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर है, तो आर ए मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि आर ए की वजह से तो क्लॉकवाइज मूवमेंट जाता है। ठीक है, अब टोटल लोड, अब लोड बी पर आप बैठ गए हो, यहां से देख रहे हो, तो इस लोड की वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो ऐसा कपल जनरेट होगा। 6 किलो लोड की वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा। तो माइनस, सबसे पहले तो सारा लोड निकाल लेता हूँ, 2 × 4, ये है सारा का सारा लोड। अब ये लोड लगेगा कहाँ पर? ये लोड लगेगा इस 4 मीटर के सेंटर पर। और डिस्टेंस मुझे कहाँ से लेना होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट मैं मूवमेंट 0 कर रहा हूँ। तो 10 में से इनिशियल 2 मीटर माइनस कर देना, बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास। तो वो होगा कितना? दैट इज 8 माइनस 6 किलो न्यूटन लोड की वजह से इफेक्ट निकालो, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। बात है, ये मूवमेंट की इक्वेशन है। अगर मूवमेंट की इक्वेशन है ये, तो इसमें मुझे मूवमेंट का तो लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा? 10 मूवमेंट लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 4। फिर यहाँ पे आपने एक खराब काम कर दिया, जब ये अपने आप में ही मूवमेंट है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्यों? अब सीधा 10 लिखोगे इक्वल टू 0। अब पॉजिटिव 10 लिखोगे या नेगेटिव 10 लिखोगे? यहाँ पर आप पॉजिटिव 10 लिखोगे भैया। रीजन क्या है? क्योंकि ये क्लॉकवाइज कपल है, ये देखो। क्लियर है पार्ट ये वाला? ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करा, तो यहाँ पर दो कंसेप्ट समझे हैं। एक तो रिएक्शन में कपल नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि रिएक्शन फोर्सेज होती हैं। और दूसरा, मूवमेंट में कपल आएगा बट डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कपल अपने आप में ही एक मूवमेंट होता है। क्लियर है पार्ट ये वाला? तो 2 × 4 × 8, मतलब 8 8 64 प्लस 6 माइनस 10। तो यहाँ पर आर ए की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करने लगा तो 4 2 8 8 8 64, 64 प्लस 6 70, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 70 माइनस 10 60, और 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज 6
किलो न्यूटन। तो अगर आर बी कैलकुलेट करूं तो यहाँ से तो आर ए में से माइनस कर दूंगा, तो दैट इज 8 किलो न्यूटन। समझ में आया ये वाला पार्ट? अब तक सिर्फ रिएक्शन निकालने सीख रहे हैं, एसएफडी बीएमडी नहीं सीख रहे। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी रिएक्शन बता दो भैया। अब इसमें रिएक्शन बताने के लिए तो इसे सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसे सिंप्लीफाई किस तरह करा जाएगा? तो ये मैंने एक डायग्राम बना दिया। हमने थोड़ी देर पहले ही एक बेसिक कंसेप्ट सीखा था। ठीक है, वो क्या कंसेप्ट सीखा था कि अगर किसी रॉड पर लोड लग रहा है तो सबसे पहले उसे सिंप्लीफाई करो। तो सबसे पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, दैट इज ए, दैट इज बी। ठीक है, और ये यहाँ पर लग रहा लोड। ठीक है, अब इस पॉइंट पर मैं इसे एच पॉइंट मान लेता हूँ। एच पॉइंट पर ये 2 मीटर का डिस्टेंस है। जो मूवमेंट एच पॉइंट पर आएगा, क्या वही मूवमेंट डी पॉइंट पर भी आएगा क्या? अगर मैं इसे डी मानूं तो जो मूवमेंट एच पॉइंट पर आएगा वही मूवमेंट डी पॉइंट पर आएगा। हमने शॉर्टकट तरीके से सिंप्लीफाई करना सीखा तो था इसे। ठीक है, तो डी पॉइंट पर मूवमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं सबसे पहले। तो कितना मूवमेंट ट्रांसफर होगा? वो 6 × 2 दैट इज 12 किलो न्यूटन मीटर। और एक बात और बताई थी कि जहां पर मूवमेंट ट्रांसफर होगा वहां पर एक लोड भी ट्रांसफर होगा। तो मुझे लोड भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितना? 6 किलो न्यूटन का। समझ गए इस पार्ट को? और ये डिस्टेंस हो गया 3 मीटर, 2 और 1 3। अब ये सिंप्लीफिकेशन में आ गया। अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। सॉल्व करूंगा तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, मतलब आर ए प्लस आर बी इजिकल टू कितना? अब एक बात तो समझ गए ना कि जो 12 किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट है ये हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मूवमेंट है। ठीक है, तो हम सब फोर्सेस की कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ। तो सबसे पहले पहले यूडीएल में टोटल लोड कितना है? 3 × 2 = 6 किलो न्यूटन। आखिरी यूडीएल में लोड कितना है? 4 × 2 = 8 किलो न्यूटन। 1 मीटर पे 4 है तो 2 मीटर पे 8 हो जाएगा। तो आर ए प्लस आर बी कितना आ गया? 6 और 6 12, 12 और 8 20 किलो न्यूटन। क्लियर है पार्टी वाला? अब तो मैं कर सकता हूँ समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू 0, जिसमें अगर मैं यहाँ पर मान लूँ दैट इज आर ए है और दैट इज आर बी है। तो अगर अब मैं सिंप्लीफिकेशन में जो डायग्राम हमने बनाया है उसके बेसिस पर कैलकुलेट करूं, अब तक आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। आर ए मल्टीप्लाइड बाय 10, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर है। सबसे पहले लोड की कैलकुलेशन करूंगा सिर्फ। जो इनिशियली सबसे पहला लोड लग रहा है एसी पर, -3 × 2। माइनस क्यों करा? क्योंकि अगर आप बी पर बैठे हुए हो तो आपको ये उल्टा घूमता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ऊपर से लोड आ रहा है। मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सारा का सारा लोड लगता है सेंट्रॉइड पर। तो 10 में से अगर मैं आगे का 1 मीटर माइनस कर दूं तो मुझे बचा हुआ डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज 9 मीटर। या पीछे से कैलकुलेट कर लो, 2 + 3 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9। क्लियर है पार्टी वाला? चलिए, -6 × 5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है, -4 × 2 तो है परपेंडिकुलर लोड टोटल। अब टोटल लोड को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? सेंटर से, दैट इज 1 मीटर। ये तो सारे के सारे लोड इफेक्ट ले लिए मैंने, बट ये मूवमेंट इक्वेशन है तो इसमें कोई ना कोई मूवमेंट भी लग रहा है। कितने का? 12 किलो न्यूटन मीटर। तो मैंने 12 पॉजिटिव लिख दिया क्योंकि वो क्लॉकवाइज था। तो अगर अब मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो इनिशियली 9 6 × 54, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 6 × 5 84 हो गया।
प्लस 4 टू ज़ा 8। अब ये सारा पार्ट मैंने ऐड कर लिया क्योंकि सब नेगेटिव में था। उधर जाके 12 माइनस कर दूंगा, माइनस 12, तो वैल्यू आ गई 80। तो 80/10 मतलब 8 किलो न्यूटन आर ए की वैल्यू। और आर बी की वैल्यू फिर कितनी आ गई? आर बी की वैल्यू आ गई 12 किलो न्यूटन, माइनस करोगे तो। ठीक है, कैलकुलेशन आप करो, कैलकुलेशन आपका काम है। ठीक है, अगले केस पर आते हैं। अब कैंटिलीवर का केस आ चुका है। कैंटिलीवर में एक ही सपोर्ट होता है, तो जो भी वर्टिकल रिएक्शन होगी, आर बी तो कुछ है नहीं, नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू टोटल लोड। टोटल लोड कितना है? ये सारा लोड हो गया 8 किलो न्यूटन। तो 8 और 4 14, 14 और 2 16, दैट इज 16 किलो न्यूटन। बट यहाँ पर आर डी की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर आर डी की वैल्यू 0 है। तो आर डी की वैल्यू 0 है, तो मेरी रिएक्शन डायरेक्टली क्या आ जाएगी? आर ए की वैल्यू 16 किलो न्यूटन। तो कैंटिलीवर में तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं अपने फाइनल केस पर, जो कि है ओवरहैंगिंग बीम। अब ओवरहैंगिंग बीम ये हमारा फाइनल केस है रिएक्शन निकालने का, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से इसके न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे, किस तरह पूछे जाते हैं। क्लियर है पार्ट ए वाला? तो यहाँ पर भी मान के चलते हैं कोई आर ए होगा और कोई ना कोई आर बी होगा। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो मतलब आर ए प्लस आर बी, ये सारे के सारे लोड के बराबर होगा जितना आ रहा होगा नीचे। तो ये लोड कितना हो गया? दैट इज 8 किलो न्यूटन। ये लोड कितना हो गया? 2 4 जा 8, ये भी 8 किलो न्यूटन हो गया। तो 8 प्लस 8 प्लस 8, टोटल लोड कितना निकल करके आया? दैट इज 24 किलो न्यूटन। अब हमारी वही दूसरी इक्वेशन, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू 0। अगर समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले मैं रिएक्शन कैलकुलेट करता हूँ, आर ए मल्टीप्लाइड बाय, अब आपने बी पर बैठा रखा है बंदे को, तो बी से डिस्टेंस मेजर करना है। तो बी से डिस्टेंस आर ए का कितना डिस्टेंस होगा? 10। ध्यान से समझना एक एक चीज। अब सबसे पहले मैं ओवरहैंग पोर्शन का लोड लेता हूं, जो ए ई वाला पोर्शन है। 4 2 जा 8, लोड कितना है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बी से? इसके सेंटर से डिस्टेंस लिया जाएगा। 10 मीटर तो ए तक ही हो गया था, बचा 1 मीटर और, मल्टीप्लाइड बाय 11। अब पॉइंट ये है कि मूवमेंट कैसा होगा। बी पर आप बैठे हुए हो भैया, तो बी पर कैसा घूमता हुआ दिखाई देगा लोडी? इस तरह से बैठ के देख लेना। ठीक है, तो दैट इज माइनस, दैट इज माइनस। फिर माइनस, अगला लोड कितना है? 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 तो हुआ सारा लोड। और सारा लोड लगेगा कहाँ पर? लगेगा सेंटर पर। सेंटर से बी का डिस्टेंस 3 और 2 5, दैट इज 5 मीटर डिस्टेंस है, क्योंकि यूडीएल के सेंटर तक लोड लगता है। क्लियर है? अगला लोड कौन सा आया? ये 8 किलो न्यूटन वाला, क्योंकि बी का इफेक्ट तो 0 ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू 1 और माइनस। अब माइनस क्यों हुआ? सर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, लोड यहाँ पर लग रहा है, तो बीम तो यूं घूमेगा। सही बात है, तो फिर सर आपने ये बात तो गलत बता दी। गलत नहीं बताई, तुम्हें टेस्ट करने के लिए था सिर्फ। ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि इसकी वजह से क्लॉकवाइज का पल्स जनरेट हो रहा है बी पॉइंट पर, इक्वल्स टू 0। क्लियर है पार्ट ये वाला? अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं, तो 8 इंटू 11 88, और 8 इंटू 5 40, और 8 इंटू 1 8 आ गया।
तो यहाँ से अगर RA की वैल्यू अगर तुम खुद कैलकुलेट करना देखोगे तो वो आएगी 12 किलो न्यूटन, और RB की वैल्यू भी जब चेक करोगे तो वैल्यू आएगी 12 किलो न्यूटन। ये कैलकुलेशन वेरीफाई करना आपका काम है, ठीक है, क्योंकि सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है सिर्फ, ठीक है। हाँ, हमारा बेसिक कंसेप्ट ठीक है, क्लियर है पार्टी वाला। तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के इस चैप्टर के अंदर हमने इनिशियली क्या देखा, एक बार सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने टाइप्स ऑफ लोड देखे, कौन सा लोड का सेंट्रोइड कहां पर होता है वो देखा, फिर देखा सपोर्ट रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं और सपोर्ट कौन कौन से होते हैं और उन पर रिएक्शन किस तरह की होती हैं, वो 3 तरह के थे। फिर हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में पढ़ा, इसके बेसिस पर मैंने अभी अभी रिएक्शन कैलकुलेट करी, और टाइप्स ऑफ बीम देखे, पता करा कि टाइप्स ऑफ बीम 2 तरह के होते हैं, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, और कौन कौन से होते हैं उनके एग्जाम्पल भी देख लिए जस्टिफाई करके। फिर हम आए अपने बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स पर। हमने बताया शियर फोर्स तो नेट फोर्स होता है किसी भी सेक्शन पर, और ऊपर जाएंगे तब पॉजिटिव और नीचे आएंगे तो नेगेटिव, क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स की वजह से बनाया जाता है। अगला था थ्रस्ट डायग्राम या एक्सियल थ्रस्ट, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वजह से भी डायग्राम बनाए जा सकते हैं। और फाइनल था बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट बताने से पहले हमने समझाया कि एक बीम के साइन कन्वेंशन देखे, और साइन कन्वेंशन में देखा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होती है। तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स को जस्टिफाई करा कि मूवमेंट क्या होता है और बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है। तो बेंडिंग मूवमेंट को डिफाइन करा कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्यू टू ऑल द लोड्स आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट ऑफ द सेक्शन, वैल्यू सेम ही आई है। और मूवमेंट क्या था, किसी भी मेंबर पर लगे हुए सभी लोड्स की वजह से फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो राइट में लग रहे हैं हो या राइट लेफ्ट में लग रहे हो, दोनों का समेशन, तो नेट मूवमेंट तो हमेशा 0 ही रहेगा। फिर हमें पता चला सैगिंग और हॉगिंग क्या होता है, ठीक है, कि सैगिंग हॉगिंग मूवमेंट किस तरह से होते हैं। उसके बाद हमने देखा शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का वेरिएशन, और वो याद करने का तरीका भी देखा कि अगर लोडिंग n डिग्री कर्व है तो शियर फोर्स हमेशा उससे एक हायर रहेगा और बेंडिंग मूवमेंट उससे एक हायर रहेगा। उसके बेसिस पर मुझे पता चला कि यूवीएल तो ट्रायंगुलर होता है, तो अगर वो 1 डिग्री है तो शायद शियर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री होगा, तो 2 डिग्री तो पैराबोला होता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 3 डिग्री होगा, और वो तो क्यूबिक पैराबोला होता है। क्लियर है पार्टी वाला। फिर हमने शियर फोर्स के बेसिक डेफिनेशन के साथ साथ एक कपल का केस भी करा, जिसमें फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से मैंने एक रॉड पर लगे हुए लोड को सिंप्लीफाइड डायग्राम फॉर्म में बना लिया, और उसके बाद ही उसे एनालिसिस करा उसका। क्लियर है पार्टी वाला। तो ये एसएफडी बीएमडी का बिल्कुल बेसिक पार्ट था, ठीक है। आधे क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव, और आधे सेकंड पार्ट पर पूछे गए हैं, जिसमें हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स के शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव कितनी तरह से पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का लेक्चर यही खत्म होता है। उम्मीद है आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम इससे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।